पश्चिम बंगाल में कल पहले चरण का चुनाव होना है। तैयारी पूरी है, लेकिन प्रचार के मैदान में जो दाव आजमाए जा रहे हैं उससे साफ लगता है कि इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि माहौल और मनोविज्ञान की भी लड़ाई बनती दिख रही है। रैलियों की भीड़, पोस्टरों की भरमार, सड़कों पर रोड शो और हर तरफ सुरक्षा बलों की तैनाती बंगाल में चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। लेकिन इस गर्मी में एक और चीज साफ महसूस हो रही और वो है डर की सियासत। सवाल है कि क्या बंगाल में इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर भय ही है? एक तरफ ममता बनर्जी जो लगातार ये आरोप लगा रही है कि राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और एजेंसियों की कार्रवाई से डर का माहौल तैयार किया जा रहा। उनके मुताबिक चुनाव से पहले जिस तरीके से ईडी और सीबीआई सक्रिय है उसने राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता खुलकर कह रहे हैं कि बंगाल में गुंडा राज और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी का दावा है कि राज्य में आम मतदाता खुद डर के माहौल में जी रहे और उसे सुरक्षा की जरूरत है, जो 4 मई के बाद ही मिल पाएगा। यानी तस्वीर के दो पहलू हैं। एक पक्ष कह रहा है कि डर दिल्ली से थोपा जा रहा, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि डर पहले से ही बंगाल की जमीनी हकीकत है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बंगाल में अब की बार चुनाव फियर फैक्टर पर लड़ा जा रहा। आगे हम इसी फैक्टर के इर्द गिर्द बात करेंगे, दोनों खेमों के आरोपों को सामने रखेंगे, जुबानी जंग में वार पलटवार भी दिखाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बंगाल में डर वाकई हकीकत है या फिर सिर्फ चुनावी नैरेटिव बनाया जा रहा। तो अब एक एक करके दोनों खेमों के आरोपों को देख लीजिए। शुरुआत ममता के खिलाफ बीजेपी के आरोपों से, और बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा एक बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव के दौरान और उसके बाद कार्यकर्ताओं पर हमले, बूथ कब्जाने के आरोप और स्थानीय स्तर पर दबाव की राजनीति, ये सभी बातें बीजेपी अपने अभियान में उठा रही और इसे टीएमसी की गुंडागर्दी बताते हुए चेतावनी भी दे रही है। चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की व्यवस्था की है और ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले। 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। आज आपके पास अवसर है। अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं और जो मैंने बंगाल के अंदर बाहर देखी है, वर्तमान में जो उत्साह देखा है, परिवर्तन के प्रति जो एक लोगों के मन में एक हृदय की उद्गार देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और इसी के साथ बीजेपी आरोप लगा रही कि आम मतदाता खुलकर वोट नहीं दे पाता क्योंकि इसे डर और दबाव का सामना करना पड़ता है। बीजेपी का फोकस 2 बड़े मुद्दों पर है। पहला कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा, दूसरा भ्रष्टाचार। पार्टी का कहना है कि ये दोनों ही वजहें हैं जिनके चलते राज्य में डर का माहौल बना हुआ है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि 4 मई के बाद एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो और 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। और भ्रष्टाचार के इन आरोपों के साथ चुनाव से पहले बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता भी बढ़ गई। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई लगातार सुर्खियों में है। कई मामलों में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और करीबी लोगों पर छापेमारी और कार्रवाई भी हुई। ताजा मामला तो पश्चिम बंगाल के चर्चित राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस का है। इस कड़ी में पहले चरण की वोटिंग से पहले एक्ट्रेस और पूर्व टीएमसी सांसद नुसरत जहां को ईडी ने तलब किया। इससे पहले भी ईडी ने फ्लैट धोखाधड़ी के मामले में नुसरत से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी और उन पर आरोप है कि उनकी कंपनी ने 400 से ज्यादा बुजुर्गों से फ्लैट देने के नाम पर 5.5 लाख रुपए लिए थे, यानी 5.5 लाख रुपए, लेकिन न तो फ्लैट मिला और न ही पैसे लौटाए गए। हालांकि नुसरत ने इन आरोपों को हमेशा नकारा है। ईडी की जांच में नुसरत जहां का नाम सामने आने के बाद केस ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। इसके अलावा चुनाव प्रचार की शुरुआत से पहले ही टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक पर ईडी का शिकंजा कस गया था।
सह संस्थापक विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के बाद अब निर्देशक ऋषिराज सिंह को वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में समन भेजा गया। प्रतीक जैन का परिवार भी जांच के दायरे में है और ईडी आईपैक के खिलाफ आगे आरोपों की गहनता से जांच कर रही है, जिससे बंगाल की राजनीति में हलचल मची हुई है। अब ये तृणमूल वाले समझते हैं कि घोटाले कर ये कुछ नहीं होगा। भाई राह देखो, राह 5 मई के बाद घोटाला करने वालों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी झूठ फैला रही है कि भाजपा सरकार आएगी तो गरीबों की योजना बंद हो जाएगी। मैं आज कहकर जाता हूं, एक भी गरीबों की योजना बंद नहीं होगी। तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के बड़े नेताओं की आक्रामक भाषा पर भी सवाल उठा रहे हैं। Amit Shah at a public meeting, this is what he said to Mamta Banerjee. What did he say to Mamta Didi? He said, "Hey Mamta, kaan khol kar sun lo." So this language we last heard in 2021 from this Home Minister's, I would say, super boss Narendra Modi, when he had come here in 2021, he had started this trend of catcalling, and he had said, "Diddi, oh Diddi." Carrying on with this tradition, today we saw Amit Shah standing on the soil of Bengal and saying this to our Honorable Chief Minister. तो बीजेपी के मुताबिक बंगाल में असली डर जमीनी स्तर पर है, जहां आम लोग और कार्यकर्ता खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। पार्टी का कहना है कि सख्त कार्रवाई और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था ही इस डर को खत्म कर सकती है। इसी के साथ राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती भी की गई। आपको बता दें कि इस बार बंगाल के चुनाव में सुरक्षा का भूतपूर्व इंतजाम है, ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग का कहना है कि यह कदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए किए गए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इसे अलग नजरिए से देख रही है और हम दीदी का बयान भी सुनाएंगे। लेकिन पहले देख लीजिए कि बंगाल में कितनी भारी तैनाती की गई है। केंद्रीय सशस्त्र बल, दरअसल सीएपीएफ की 2407 कंपनियों की तैनाती की गई है, जिसमें अलग अलग फोर्स शामिल हैं। कुल मिलाकर 3 लाख के करीब जवानों की तैनाती की गई। और यह कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश में औसतन 650 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है, लेकिन बंगाल के इस चुनाव में 100 से 150 वोटरों पर सेंट्रल आर्म्ड फोर्स का एक जवान तैनात रहेगा। किसी दूसरी घटना से तुलना करें तो ये नंबर और स्पष्ट हो जाएगा। नवंबर 2024 में जब मणिपुर हिंसा चरम पर थी तो सिर्फ 288 कंपनियां तैनात की गई थीं, लेकिन 2026 के बंगाल चुनाव में 2400 कंपनियों को लगाया गया है। भारत के सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ के डायरेक्टर जनरल ने कोलकाता में उच्च स्तरीय बैठक की और इतिहास में यह पहली बार है जब किसी चुनावी राज्य में सभी बलों की डीजी एक साथ जमीन पर उतरे। सॉल्ट लेक में इंटीग्रेटेड सुरक्षा ग्रिड तैयार किया गया। सीआरपीएफ ऑफिस में आयोजित एक मीटिंग में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के प्रमुखों के साथ पश्चिम बंगाल पुलिस के आला अधिकारी और चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक शामिल हुए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की और बैठक का मकसद है 2 चरणों के मतदान के दौरान करीब 2 लाख जवानों की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाना। तो सीएपीएफ की 200 कंपनियां तैनात, ईवीएम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा ये करेंगी जो काउंटिंग पूरी होने तक तैनात रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि वोटिंग पूरी होने के बाद भी अगले आदेश तक 500 कंपनियां चुनाव के बाद भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बंगाल में तैनात रहेंगी और खास करके मुर्शिदाबाद जिले में 316 कंपनियां तैनात की गई हैं। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी का इस्तेमाल वोटरों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। আমাদের এজেন্সিগুলোকে বলছো যারা আমাদের পার্টির কাজ করে বাংলা ছেড়ে চলে যাও। কেন? তোমার তো 50টা আছে, আমাদের ক্ষমতা নেই, আমাদের একটা আছে। শুনুন, ওদের ভয় দেখালে ওরা আমার দলের সাথে যুক্ত হবে এবং আমরা ওদের চাকরি দেবো, আমরা ওদের করে দেবো। এটা মাথায় রেখে দিন। আমি একটি ছেলেকেও চাকরি ছাড়া করব না। আমি সকালে অভিষেকের সাথে কথা বলেই এসেছি।
आपको बता दें कि ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ भी लगातार आवाज उठा रही हैं। मुर्शिदाबाद वही जिला है जहां सबसे ज्यादा वोटरों के नाम काटे गए। वहां 4,55,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, जो कुल वोटरों को करीब 41% है। और अब सुरक्षा तैनाती के लिहाज से भी मुर्शिदाबाद फोकस में इस वक्त है। इन सब पर ममता बनर्जी पूरी तरीके से बिफर पड़ी हैं। उनका कहना है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और कुल 506 अधिकारियों का तबादला किया गया, जिनमें से 483 अकेले बंगाल से हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को घुसपैठिया कहा जाता है तो हर कोई घुसपैठिया है, फिर वो वोट जीतकर मंत्री कैसे बन जाएगा। और सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहेंगे, सभी को सतर्क रहना चाहिए। दीदी इन सब के जवाब में बंगाल की संस्कृति और अस्मिता को आगे रख रही हैं। দিল্লি থেকে যত ফোর্স সেন্ট্রালের 2 লক্ষ পুলিশ নিয়ে এসছে, আর আমাদের পুলিশরা ওদের সাথী হয়েছে। কারণ আমাকে ওরা এখন চেনে না, ওরা বিজেপিকে চেনে। আমি গতকাল শুনলাম কোলাঘাট থেকে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, এমনকি প্রেস যেতে পারছে না, বাইক বন্ধ করে দিয়েছে, रेल बंद कर दिए। वैसे एक आंकड़ा और भी है कि 5 चुनावी राज्यों में ईडी ने अब तक 1,000 करोड़ रुपए तक सीज किए हैं, जिसमें अकेले पश्चिम बंगाल में 472 करोड़ रुपए जब्त किए गए। लेकिन ममता बनर्जी के आरोप पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी पलटवार किया और इतनी भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती को बंगाल के हालात के लिए जरूरी बताया और 200 सीटें जीतने का दावा किया। हालांकि दूसरी पार्टियां भी ममता के समर्थन में दिख रही। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी इसे फियर फैक्टर माना है। जब स्टेट का पुलिस का ऊपर लोगों का विश्वास उतर जाते हैं तभी सेंट्रल पुलिस आते हैं। बंगाल में चुनाव का बाद जो हिंसा होते हैं, लोगों को सेंट्रल पुलिस का जरूरत होता है। असम में भी सेंट्रल पुलिस का डिप्लॉय होते हैं। हम लोग तो ना नहीं बोलता हूँ, इसलिए सेंट्रल पुलिस भी पुलिस ही है। वो कहाँ बांग्लादेश से आया है, सेंट्रल पुलिस तो पाकिस्तान से नहीं आया है ना, ये लोग भी तो भारत का ही है। क्या आपत्ति है उसमें? मोदी सबको डराते, ईडी सीबीआई पुलिस की बड़ी दिखा के मोदी सबको डराते। जो कोई डराते है वो दहशत निर्माण करता है ना। महाराष्ट्र में क्या किया, डराया। पश्चिम बंगाल में क्या किया, डरा रहे हैं ना। 2000 प्लाटून्स लेके आए सीआरपीएफ के, और उनके हथियार क्या है डराने के लिए? चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई,